हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब आप सब अच्छे हों और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इंडेक्स 10 के साथ। इंडेक्स 10 है हमारा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इवेंट का मतलब क्या होता है। इवेंट का मतलब होता है कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल इंसिडेंट जो अकर करता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ अप्रूवल कब माना जाता है। अगर कंपनी के केस में बात करूं तो कंपनी के केस में अगर मैं बात करूं तो होता है जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करते हैं वो हमारा डेट ऑफ अप्रूवल होता है। बाकी किसी के भी केस में अगर सुपरवाइजरी बोर्ड वगैरह के पास सबमिट होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिस दिन हमारा मेन मैनेजमेंट उसको अप्रूव करता है वो हमारा डेट ऑफ अप्रूवल होता है। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करूं तो जिस दिन हमारा मैनेजिंग पार्टनर या कोई और सीनियर पार्टनर उसको अप्रूव करेगा तो वो हमारा डेट ऑफ अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा कहता है ये जो हमारा चेंजेस होते हैं, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, इसकी वजह से या तो जो गेन होता है या जो रिकग्निशन होता है, इसका मतलब जब भी आप करते हो तो उसको हम रिकग्नाइज तो करते हैं लेकिन प्रीपोनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाता। इट डज नॉट मीन कि प्रीपोनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आप प्रोविजंस वगैरह में जो है, फॉर एग्जांपल अगर इतना याद रख लो कि प्रोविजंस वगैरह जो होते हैं वो हमारे चेंज होते हैं इन ट्रांजेक्शंस की वजह से, इन इवेंट्स की वजह से। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है कि अगर कोई भी ब्रीच ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ब्रीच ऑफ लोन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब आपने कोई भी लोन ले रखा था बैंक से और उसकी शर्तों में आपने क्या किया, ब्रीच किया बैलेंस शीट डेट पे। तो अगर आपने कोई भी ऐसा इवेंट होता है, अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है कि उस ब्रीच को ठीक कर देता है तो फिर आप उस ब्रीच को इग्नोर कर दोगे और उसको एडजस्टिंग इवेंट मान के आप उस ब्रीच को इग्नोर कर दे। दो टाइप के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कौन से इवेंट्स को क्या बोलते हैं वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट आप उसको अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल अगर उस ब्रीच को आप ठीक कर देते हो, कुछ ऐसा इवेंट करके, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करवा के बैंक से बात करके, तो इस ब्रीच को इग्नोर किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया कि जो सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि जो ब्रीच अकर होता है दैट डज नॉट मेक्स लोन रिपेबल ऑन डिमांड। मतलब जो आपका ब्रीच अकर हुआ है और वो उसकी वजह से लोन जो है रिपेबल ऑन डिमांड नहीं हुआ तो आप उसको नॉन करंट ही क्लासीफाई करते हो, उसको नॉन करंट ही क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कहता है इवेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अगर मैं देसी भाषा में बताऊं तो एडजस्टिंग इवेंट वैसा इवेंट होता है जिसके बारे में आपको पहले से पता होता है कि ऐसा हो सकता है, बैलेंस शीट डेट के फाइनल होने से पहले ही आपको पता होता है। तो इन इवेंट्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट कर सकते हो, मतलब बैलेंस शीट बंद होने के बाद भी अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल। लेकिन अगर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके इंडिकेटर्स आपके पास नहीं होते, मतलब आप गलती से बाढ़ आ गई, आग लग गई या ऐसा कुछ हो जाता है, या तो उस केस में आपका क्या करना होता है, उस केस में आपको जो इंडिकेटिव, उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आप जो है रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना होता है। इस केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हो। तो यहाँ पर यही होता है, एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कंडीशन ऑफ रिपोर्ट, कंडीशन जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है रिपोर्टिंग डेट पे, कि हमें पता होता है यार ये वाला बंदा जो है डेटर है मेरे को पैसे नहीं दे पाएगा। तो ऐसे इवेंट जिसके सबूत होते हैं उन चीज़ों का रिपोर्टिंग डेट पे, तो उसे एडजस्टिंग इवेंट बोला जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन सा होता है, वो इवेंट जो जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है रिपोर्टिंग डेट पे, मतलब वो रिपोर्टिंग डेट के बाद उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करना स्टार्ट होती है, मतलब या तो आग लग गई या बाढ़ आ गई और ऐसा रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल। तो उस केस में क्या होता है, आपको उसको नोट्स टू अकाउंट्स में देखना होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आपका डेट ऑफ अप्रूवल तक भी कुछ नहीं हो पाता, डेट ऑफ अप्रूवल के बाद होता है तो क्या होगा, फिर तो हमारी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इस वाले में हम बैलेंस शीट या कुछ भी कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट हो जाएगी, इस वाले में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ही देखते हैं सब कुछ। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है वेयर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, जहां पर आप बुक्स में एडजस्टमेंट करते हो। सच एडजस्टमेंट कैन बी इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज, या प्रोविजन वगैरह बना सकते हो, प्रोविजन बनाना या प्रोविजन को कम करना, ऐसा करना, इसको एडजस्टिंग इवेंट बोला जाता है। कुछ एग्जांपल एडजस्टिंग इवेंट के, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिस पे आईसीआई के सबसे ज्यादा है फ्रॉड्स। फ्रॉड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है लेकिन हमें नहीं पता होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था, इसीलिए उसे एडजस्टिंग इवेंट माना जाता है। ठीक है, अप टू द रिपोर्टिंग डेट वो एग्जिस्ट करता था लेकिन मिला हमें बाद में, फिर भी उसे एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा क्योंकि वो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करता था। दूसरा, कोई बैड डेट्स हो जाते हैं जिसकी वैल्यू इंपेयर हो गई थी, पहले ही हमें पता था। स्टॉक जो हमारा एनआरवी हो गया था, ठीक है, एनआरवी और स्टॉक विच एवर इज लोअर वाला हो गया, जो हमारा उसकी कंडीशन तो पहले से ही एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, स्टॉक अगर उसकी सोल्ड होती है एट द लोअर प्राइस, ठीक है, जो हमारा एट द लोअर प्राइस अगर सेल होता है तो वो उसका इंपेयरमेंट हो गया, एक तरीके से इंपेयरमेंट मान लो। ठीक है, उसके बाद पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जहां पर इवेंट जो होता है वो कंफर्म करती है कि इंपेयरमेंट होने वाला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो इंस्टॉलमेंट वगैरह के, मतलब पहले से ही आपने क्या किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह आपको पता ही था लेकिन अभी इनवॉइस इशू नहीं हुआ, लेकिन आपको पता तो है ना, इवेंट तो अगर हो गया ना कि इंस्टॉलेशन करके गया, आपको पता ही खर्चा होने वाला है। ठीक है, हुज इंस्टॉलमेंट वाज कंप्लीटेड बाय द रिपोर्टिंग डेट, लेकिन अब तक उसने अमाउंट कंफर्म नहीं किया या मतलब फॉर एग्जांपल इनवॉइस इशू नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको पता ही है तो वो एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग डेट एज ऑन बैलेंस शीट डेट इसकी कोई भी इंडिकेटर एग्जिस्ट नहीं करते थे, एकदम से आग लगी, एकदम से बाढ़ आई, तो इस केस में इसको हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे, अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना डायरेक्टर्स रिपोर्ट में नहीं होता, नॉर्मल नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर होता है। अच्छा, इसको क्या क्या एग्जांपल है, छोटे बहुत एग्जांपल याद रख लेना, जैसे टैक्स रेट का चेंज होना, अर्थक्वेक आ जाना, आग लग जाना, बिजनेस कॉम्बिनेशन का हो जाना जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाना, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का हो जाना, मेजर एक्विजिशन हो जाना, या
फिर हमारे मेजर इशू ऑफ शेयर्स और डेट हो जाना, ठीक है, नए कोर्ट केसेस हमारे अगेंस्ट में फाइल हो जाना, या डिविडेंड का डिक्लेयर हो जाना। तो अगर जो एकदम से होता है बिना इंडिकेटर के हुए तो उसको माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक नोट है जिसके में ये बोला गया कि अगर कोई भी कोर्ट केस हमारे चल रहे होते हैं, ठीक है, और उसका अगर कोई डिसीजन आता है चाहे हमारे फेवर में है चाहे अगेंस्ट में है, तो उस केस में उसको एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, एडजस्टिंग इवेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ठीक है। सिमिलर अगर कोई बोनस हमें एम्प्लॉयज़ को देना है तो उसे भी एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट अगर होता है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट पड़ता है, चाहे आपका एडजस्टिंग इवेंट हो चाहे नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, तो उस केस में आपको कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करनी, लेकिन हाँ आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट करना पड़ सकता है एज अ नॉन गोइंग कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एज पर इंड AS 1। मतलब इतनी बुरी तरीके से आग लग गई कि आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा और उस केस में आपको जो है पूरा का पूरा नॉन गोइंग कंसर्न पे बेसिस पे बनाना होगा। तो पेपर में जब भी थ्योरेटिकल का क्वेश्चन आता है तो याद रखना आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ साथ आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि अगर इन केस हमारा गोइंग कंसर्न हैम्पर हुआ है इस चीज के होने की वजह से, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा एज पर द नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस एज पर इंड AS 1, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं है यार, वही डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं कि क्या क्या एडजस्टिंग इवेंट थे क्या क्या नॉन एडजस्टिंग इवेंट थे। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है इंड AS 10 का एक अपेंडिक्स आता है जिसमें ये बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या एंट्रीज बताई गई। कहता है जब भी हमारा डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसका एंट्री जो होता है वो आता है रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। ऑब्वियसली बात है क्योंकि हम पैसा देने वाले रिटेन अर्निंग से, तो इसलिए हम रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करते हैं, टू डिविडेंड पेबल आ जाता है। अगर आप उसको कैश में देना चाहते हो तो आप एक्चुअल अमाउंट जो पेबल है उसमें दोगे, अगर आप नॉन कैश में देते हो तो जो भी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें उसमें आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कैश या नॉन कैश दोनों में देना चाहते हो तो जो भी हमारी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी की कितना कैश में दोगे, नॉन कैश में दोगे, प्लस जितना भी कैश है प्लस प्रोबेबिलिटी जितना आप कैश में दोगे, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना, वो वैल्यू जो होगी वो हमारी आ जाएगी इसमें एंट्री में रिटेन अर्निंग्स डेबिट टू डिविडेंड पेबल, ठीक है। उसके बाद जब भी हमारा डिविडेंड पेबल जो होता है वो हमको रीएस्टिमेट करना होता है हर रिपोर्टिंग पीरियड पे, और उसकी चेंजेस जो होते हैं वो रिटेन अर्निंग्स में जाते हैं। और जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, अगर एसेट्स होता है तो मैं आपको बता दूं जब आप इंड AS 103 करते हो तो वहाँ पर भी ये वाला पार्ट आता है, और उसमें भी ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो हमारे एसेट होते हैं उसको हमें क्या करना होता है, हमें लेके आना था फेयर वैल्यू लेस CTS पे। लेकिन यहाँ इस वाले अपेंडिक्स में वो वाली बात करनी है, वो अच्छे से अगर करना है तो वहीं पर उस वाले इंड AS में हो पाएगा। लेकिन यहाँ जितनी बातें उतना मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिविडेंड पेबल को क्या करना पड़ता है, रीएस्टिमेट करना पड़ता है हर रिपोर्टिंग डेट पे, और जो भी चेंजेस आते हैं वो आपको रिटेन अर्निंग्स में डालने होते हैं। ऐसे एसेट में जितने चेंजेस आते हैं अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करना होता है, उसको आपको P&L में डालना होता है। क्योंकि अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन आपको फेयर वैल्यू पे ही लेके आना होता है, ठीक है, फेयर वैल्यू पे ही लेके आना होता है एसेट को। अगर बहुत अच्छे से समझना है तो इंड AS 103 की सीरीज में आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि डिविडेंड पेबल का अगर रीएस्टिमेशन होता है तो रिटेन अर्निंग्स में होता है, और जो हमारा एसेट्स का रीएस्टिमेशन होता है उसे फेयर वैल्यू लेस CTS पे लाया जाता है, या फेयर वैल्यू लेस CTS और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। क्यों, क्योंकि वो इंड AS 105 में माना जाता है, एसेट हेल्ड फॉर सेल मान लिया जाता है उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं तो, ठीक है। लेकिन अप टू द डेट ऑफ ऐसा किया जाता है, और अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया जाता है एसेट्स के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है तो जब वो सीरीज होगी तब बताऊंगा। एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे जब पेमेंट होगी तो डिविडेंड पेबल जो होगा वो आपका दोबारा से रीएस्टिमेट किया जाएगा और एसेट्स को भी रीएस्टिमेट किया जाएगा, लेकिन अप टू द फेयर वैल्यू पे ही रीएस्टिमेट किया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि वो चीज़ बताई नहीं, ठीक है। एंड एनी चेंज एडजस्टेड, जो भी चेंज होंगे वो रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट हो जाएंगे, किसके, डिविडेंड पेबल के, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस लास्ट में एंट्री हो जाएगी, वही एंट्री क्या थी, वही डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या और जो भी एसेट हमारा जा रहा है वो चला जाएगा। दैट्स इट। ये था हमारा सीरीज किसका, इंड AS 10 का। इंड AS 10 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे, और इसके सुन के अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताता हूँ आप ICAI का एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे, एक क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बात है अगर मैं बताऊँ तो फ्रॉड वाली बात याद रखना कि फ्रॉड जो होता है वो एडजस्टिंग इवेंट माना जाता है। दूसरी बात आपको ये अपेंडिक्स याद रखना है, अपेंडिक्स 10, लेकिन ये उतना अच्छे से आपका जो वो वाली दूसरी सीरीज चलती है वहाँ पर आपको समझ आएगा जो एनलार्ज है, लेकिन यहाँ पर इतना बेसिक्स आपको जो था और मैंने सब कुछ जोड़ के एक साथ आपको बता ही दिया एक तरीके से, ठीक है। ये अपेंडिक्स वाला पॉइंट याद रखना। उसके अलावा एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं वो याद रखना, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। That's it. Bye. Shabba khair. Thank you. All the best. Take care of yourself and your family. Love you all. Thank you so much. Thank you.